Assalamu alaikum students. Now we will start our topic effects of stratification. ये जो stratification है layers बनती हैं hypolimnion, metalimnion and apolimnion. Limnion इनकी effects क्या होते हैं water की physical and जो उसके chemical natures हैं और वहाँ पर जो living organisms मौजूद हैं वहाँ उन पर क्या उनके effects होंगे. Stratification has important implications for fisheries management, phytoplankton populations, and water supply quality. So a discussion of a few stratification impacts are as follows. Number one is the dissolved oxygen, which is very important for the respiration of living organisms. So the dissolved oxygen क्या है? Just after the summer stratification is established, यानी कि जब summer stratification हो जाती है, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन जो है वो डेवलप हो जाता है डेंसिटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो उसके बाद उस टाइम क्या होता है? The hypolimnion is rich in dissolved oxygen from the early spring mixing of lake. समर से पहले स्प्रिंग टर्नओवर हुआ होता है तो पूरा का पूरा जो लेक का वाटर था स्प्रिंग मिक्सिंग में, तो वहां पर क्योंकि अच्छे से मिक्सिंग हुई थी, क्योंकि हाइपोलिम्नियन जो है वो डीपेस्ट होती है और सबसे ज्यादा जो कह लें कि विड्थ है या ज्यादा बॉटम लेयर कह लें कि सबसे ज्यादा जो लेयर होती है टेम्परेचर की वो हाइपोलिम्नियन ही होती है. तो वहां पर जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है. स्प्रिंग टर्नओवर जो पहले हुआ होता है स्ट्रेटिफिकेशन से पहले, उसकी वजह से हाइपोलिम्नियन में सबसे ज्यादा, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं, हाइपोलिम्नियन इज द ब्रॉडेस्ट लेयर है, तो इसलिए ऑक्सीजन भी वहीं सबसे ज्यादा मौजूद होती है. However, because the metalimnion acts as a physical barrier between the epilimnion and hypolimnion, क्योंकि मेटल इम्यून एक बैरियर बना होता है जिसकी वजह से अब वहां पर कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी जो है वो मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता बिटवीन एपी एंड हाइपोलिम्नियन. द हाइपोलिम्नियन इज एसेंशियली कट ऑफ फ्रॉम oxygen exchange with the atmosphere and is often too dark for the plants and algae to grow and produce oxygen by photosynthesis. अब क्योंकि बैरियर बन चुका है वहां पर, द हाइपोलिम्नियन इज एसेंशियली कट ऑफ ऑक्सीजन, जो हाइपोलिम्नियन है वहां पर अब वो कट ऑफ हो चुका है कि वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सके एटमॉस्फेयर के साथ. एंड ऑल्सो वहां पर ये जो इज ऑफन टू डार्क होता है, लाइट क्योंकि पहुंच ही नहीं सकती वहां पे, मेटल इम्यून का बैरियर है, लाइट पहुंच नहीं सकती है वहां पर उस एरिया में, ताकि प्लांट और अलजी जो है वो उसमें वहां पर फोटोसिंथेसिस हो एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस. तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती और ना ही फिर उसके नतीजे में ऑक्सीजन बन रही होती है. इन यूट्रॉफिक और हम ओलिगोट्रॉफिक लेक्स का पढ़ चुके हैं. यूट्रॉफिक लेक्स आर न्यूट्रिएंट रिच लेक्स होती हैं. तो यूट्रॉफिक लेक में जहां पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, दी हाइपोलिम्नियन कैन बिकम मोर एनॉक्सिक विदाउट ऑक्सीजन और एनारोबिक एज द समर प्रोग्रेस. तो जैसे जैसे समर बढ़ता जाता है, होता क्या है कि अब जो यूट्रॉफिक लेक्स हैं वहां पर क्योंकि ऑलरेडी एल्जी और फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर जब हमने बात की थी कि वहां पर जब उनकी डिकम्पोजिशन होगी तो ऑक्सीजन वहां पे कम हो जाती है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी. तो इस वजह से फिर हाइपोलिम्नियन में यूट्रॉफिक लेक्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है. This occurs as its supply of oxygen is consumed by the bacteria and other bottom developing organisms. ये वही बात है कि ये जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई है यूट्रॉफिक लेक्स में, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की जब डिकम्पोजिशन होती है तो बैक्टीरिया और बाकी जितने भी ये बॉटम डिवेलपिंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो उस प्रोसेस में डिकम्पोजिशन के ऑक्सीजन जो है वो डिक्लाइन कर जाती है. A lack of dissolved oxygen can have serious consequences. और फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज हैं, और तो वहां पर काफी जो है वो इसके असरात हो सकते हैं.
Next, phosphorus and nitrogen. In anoxic condition, the nutrients phosphorus and ammonia, nitrogen became more soluble, dissolvable, and are released from the bottom sediments into the hypolimnion. तो बॉटम की जो सेडिमेंट्स होती हैं वहां पर उधर से अब हाइपोलिम्नियन के अंदर ये बहुत ज्यादा फॉस्फोरस और अमोनिया का रिलीज हो रहा होता है। मीन हाइपोलिम्नियन में बहुत ज्यादा मिकदार में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग दिस समर स्ट्रेटिफाइड लेक्स कैन समटाइम्स पार्शली मिक्स। अब वैसे तो विंड जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है समटाइम्स partially mixing हो सकती है, such as with the passage of a cold front accompanied by strong winds and cold rains। अगर बारिश हो गई है तो उसकी वजह से फिर जब स्ट्रॉन्ग विंड हो या कोल्ड रेनिंग बहुत हैवी हो तो फिर जो है वो उसका वाटर मिक्स कर सकता है स्ट्रेटिफाइड लेयर में, लेक में भी। तो फिर उससे क्या होता है, अलाउइंग सम ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स टू एस्केप इनटू द एपिलिम्नियन। फिर हाइपोलिम्नियन में जो ये ज्यादा एक्सेस है नाइट्रोजन की या फास्फोरस की, उसको मौका मिल जाता है कि वो एस्केप होकर हाइपोलिम्नियन सॉरी एपिलिम्नियन यानी कि टॉप लेयर पे आ जाए एंड पोटेंशियली स्टिमुलेट द अल्गल ब्लूम। और वहां पर भी अल्गल ब्लूम फिर एपिलिम्नियन में भी आ जाते हैं। फॉर सिमिलर रीजंस algal blooms often are seen at fall turnover as nutrient rich bottom water is brought to the lake surface where there is a ample sunlight to support the algal growth। और वो कहते हैं कि ऐसा या तो फिर दोबारा से फॉल टर्नओवर में भी होता है कि बॉटम के जो न्यूट्रिएंट हैं वो एपिलिम्नियन में आ जाते हैं और फिर वहां पे अल्गल ब्लूम जो है वो ग्रो करता है। Ammonia, nitrogen also can have an impact on the fish, and fish are sensitive to the ammonia and are repelled by the high levels in the water। तो जब ज्यादा ही अमोनिया का लेवल हो जाता है तो इट्स डेंजरस फॉर फिश। अदर सम मेटल्स एंड अदर कंपाउंड्स, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के। सम मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स notably iron, manganese and sulfur, hydrogen oxide, so also become increasingly यहाँ पर इसको soluble and are released from anoxic bottom sediments। और फिर हाइपोलिम्नियन में ये चीजें भी ज्यादा हो जाती हैं मेटल्स वगैरह। These compounds cause a taste and odor problems, a potentially serious concern in drinking water supply reservoirs, जिसकी वजह से जब ये मेटल्स और दूसरे कंपाउंड वाटर में हाइपोलिम्नियन में भी ज्यादा हो जाएंगे तो वाटर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं। एडिशनली हाइड्रोजन सल्फाइड concentration above 1 milligram per liter are lethal to many game fish as well as some zooplankton microscopic living organisms। तो फिर जब किसी एक ही हाइपोलिम्नियन में अगर ये concentration बहुत ज्यादा हो गई है तो वहां पर फिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी डेंजरस होगी। फिश में इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। लो ऑक्सीजन लेवल्स में रिस्ट्रिक्ट where fish can go in a lake and limit the type and number of fish in a hypolimnion। ऑक्सीजन का फिश की जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ और उसकी स्पीशीज और पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वार्म वाटर फिश फॉर एग्जांपल बास एंड ब्लू गेल नीड एट लीस्ट 5 mg per liter dissolved ऑक्सीजन। इनको इतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है टू सर्वाइव, while cold water fish for example trout require 6 to 7 milligram per liter। तो जहां पर ये अवेलेबिलिटी होगी इस कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन की तो वहां पर ये हमें फिर वाटर की फिश स्पीशीज मौजूद होगी। अगर इधर से उस कंडीशन में जिस भी लेयर में ये मौजूद है वहां पर इससे कम या ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो फिर इनके लिए जो है वो थ्रेट हो सकता है। In eutrophic lakes, as summer progresses and the dissolved oxygen level becomes too low in the hypolimnion, fish are confined to the epilimnion and are portion of metalimnion। तो फिर वही बात है कि जब हाइपोलिम्नियन में समर के अंदर हमने पहले भी ये बात की कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बॉटम में ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो यूट्रॉफिक लेक्स की बात हो रही है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से फिर होता क्या है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिर फिश जो है वो ज्यादातर फिर एपिलिम्नियन और मेटालिम्नियन में हमें समर में मिलती है।
As ice covers a lake in early winter, there usually is adequate oxygen in the water to sustain fish and other aquatic organisms. तो आइस कवर कर लेती है वाटर को, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वाटर का, तो वहां पर जो है वो एडिकेट ऑक्सीजन होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फिश और जो है वो सर्वाइव कर ले. You may be surprised to learn that certain algae and rooted aquatic plants grow right through the winter and photosynthesize producing oxygen. तो विंटर में जो है वो फिर टेम्परेचर तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेहतर हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, और तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी वहां पे सस्टेन करेंगे और फोटोसिंथेसिस भी होती रहती है. इवन के टॉप पर आइस मौजूद है layer. However, bacterial decomposition of organic matter on the lake bottom can consume more oxygen than photosynthesis can replace. यानी कि बॉटम पर इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती कि ऑक्सीजन बना दे, लेकिन कंज्यूमिंग डिकम्पोजिशन की वजह से ज्यादा हो रही होती है, causing a decline in the dissolved oxygen level as the winter season progress. तो विंटर में भी यही प्रॉब्लम हो रहा होता है कि इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती बॉटम पे हाइपोलिम्नियन में, जितनी ज्यादा डिकम्पोजिशन है तो ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है. If enough snow covers the ice, or if the ice is opaque, sunlight may be inadequate or unable to penetrate and photosynthesis will stop. And if the lake's supply of oxygen fall too low before the ice out, a partial or total fish kill can occur. So अगर ये condition इसी तरह prolong करती है winter में और लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी स्नो और आइस में से, तो फिर वहां पर फिश किल हो सकता है. तो ये फिश के ऊपर स्ट्रेटिफिकेशन और के जो है वो इम्पैक्ट्स हैं. नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर के हवाले से है कि टेम्परेचर के क्या हैं इफेक्ट्स इस पे. तो इन समर स्ट्रेटिफाइड लेक्स वाटर टेम्परेचर्स डिक्रीजेस फ्रॉम सरफेस टू बॉटम. ऑब्वियसली सरफेस पे 15 है, मेटल इम्यून में 10 होता है, एंड देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉटम तक टेम्परेचर होता है, टॉप से बॉटम कम हो रहा होता है टेम्परेचर. एज डिस्कस्ड अबव, अ वार्म सरफेस लेयर एपिलिम्यून फ्लोट्स ऑन ए कोल्डर लेयर हाइपोलिम्यून. Different fish species prefer different water temperatures. So ये discuss कर लिया हमने. Hence, a lake's temperature variations are important in influencing what type and how many fish will live and reproduce in that lake. So ये hypolimnion और epilimnion का बहुत ज्यादा रोल होता है temperature density layers के हवाले से कि किस लेयर में कौन से फिश जो है होगी अपने टेम्परेचर, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर पे. तो इसका टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल है फिश के जो है वो लाइफ साइकिल में. If the cooler, deeper waters of the hypolimnion have enough oxygen, then that area will provide a refuge for the fish species that prefer or require cold water temperature. तो अगर हाइपोलिम्नियन में इनफ ऑक्सीजन है तो वो जो है वो प्रेफरेंस होगी उन स्पीशीज के लिए फिश की जो कि कोल्डर वाटर लाइक ट्राउट, उसके लिए वो फेवरेबल है. However, if the dissolved oxygen level becomes too low in the hypolimnion, लेकिन अगर वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाती है and the oxygen are forced into the surface water, और फिर उस स्पीशीज को जो कि ठंडे पानी में ही लाइक ट्राउट सरवाइव करता है लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से अब उसे एपिलिम्नियन से जो है वो माइग्रेट करना पड़ेगा सरफेस वाटर में, तो the cold water fish species may not be able to survive. वो मजीद जो है वो survive नहीं कर पाएगी. तो इस तरह से फिश के ऊपर बहुत ज्यादा ये स्ट्रेटिफिकेशन के असरात हैं, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से वाटर की डेंसिटी और फिर ऑक्सीजन और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का काफी हद तक आपस में इनका हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा, तो फिर उससे जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है फिश के ऊपर इसका. तो आज हमारा ये जो स्ट्रेटिफिकेशन टॉपिक है इसके इफेक्ट्स जो है वो हमने इसको खत्म कंप्लीट मुकम्मल कर लिया. नेक्स्ट हम जो है वो टाइप्स of lakes on the basis of their water circulation patterns उसको डिस्कस करेंगे.